बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 39 है और इस लेक्चर से हम अपने नए चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है, आपकी क्लास 10th है। तो चैप्टर का पहले नेम डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस चैप्टर को जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो है वो निसाब के अंदर कमी की गई है उसके मुताबिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर आप जो है इसे लेक्चर को 2021 या 22 या अपवर्ड देख रहे हैं तो मज़ीद ये किया जाएगा कि फ़्यूचर में इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगर कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में से रह जाते हैं तो उनके एक अलग से वीडियो बना के फिर जो है उसका जो लिंक है वो ऊपर दे दिया जाएगा वीडियो के, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इस चैप्टर को जो है वो जो न्यू सिलेबस आया है उसमें जो कुछ कमी की गई है उसके मुताबिक इसको इंशाल्लाह जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर के नेम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है थ्योरी, इसे थ्योरी भी बोलते हैं। तो थ्योरी क्या होती है? हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं? आइडियाज़, ख़यालात, जिनके मुताबिक एक सिस्टम जो है वो वर्क करता है। वो हमारे पास सपोजिशन होती है, मफरूज़ात होते हैं, उन सब को जो कलेक्टिव नेम दिया जाता है वो दिया जाता है थ्योरीज़ का, ठीक है। यानी ख़यालात और सपोजिशन, मफरूज़े जो होते हैं और ख़यालात जो एक पूरा सिस्टम चलाने के लिए दरकार होते हैं उसको बोलते हैं थ्योरी, ठीक है। तो जी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ के हटे हैं। उसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर जो है वो 2 हो, हाईएस्ट पावर, तो उसमें जो है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखा। उसके बाद उसको हल करने के तरीके देखे। तो अब जनाब जो हमारी हुकूमत पंजाब है उन्होंने कहा कि चलें बच्चों को जो है वो इसमें मज़ीद एक्सपर्ट करते हैं। तो उन्होंने जनाब यूनिट नंबर 2 जो है वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेम से दिया है, तो ताकि जो बच्चे हैं 10th के वो मज़ीद माहिर हो जाएं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो चलिए जी, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मज़ीद हल करने के लिए उसके बारे में जो ख़यालात हैं, आइडियाज़ हैं नए नए कि किस तरह से इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, और उसके बारे में जो हमारे पास सपोजिशंस हैं वो डिस्कस करेंगे बेसिकली इस चैप्टर के अंदर। तो जी हमारे पास पहला है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के अंदर ख़यालात और मफरूज़े के साथ साथ ही हमारे तमाम असूल और ज़वाबत भी थ्योरी के अंदर ही आ जाते हैं जो इसको चैप्टर के या क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए हमें दरकार होंगे। तो पहला जो है आपके पास टॉपिक वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर, ठीक है, फितरत उसकी या उसकी खासियत, करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं उसे। तो भाई ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पेज नंबर 19 के ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ, वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स। तो कहते हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कई तरह के जो हैं वो जवाबात हमने देखा था कि जब पिछला चैप्टर किया तो हमारे पास कुछ जो जवाबात थे वो इस तरह से आए थे, ठीक है, फाइनल पे। कुछ हमारे पास जो है वो इस तरह से आए थे जवाबात, कुछ जो है वो -1 + 2√, इस तरह से भी जवाबात आए थे। तो भी हमारे पास डिफरेंट तरह के आंसर जो हैं वो पिछले चैप्टर के अंदर हम निकाल चुके हैं। तो कह रहा है कि जी नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग इट। अब हमने ये करना है कि इस चैप्टर के अंदर हमने इतनी महारत हासिल कर ली है कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम सवाल हल किए बगैर ही बाबों की तरह बता सकते हैं भी इसका जवाब किस तरह से आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इल्म सीखना पड़ेगा। तो वही आपको हम सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप किस फार्मूले, किस ट्रिक की मदद से आप बता सकते हैं कि भाई इसका आंसर तो इस तरह का होगा और वाकई वो उस तरह का ही होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक तरीक़ाकार, ठीक है। तो भी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट है जी हमारे पास एक लफ्ज़, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास जी? ax² +
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और हमने इसका जब क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था वो कौन सा था हमारे पास, ये था जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। अब भाई इसके अंदर से जो आपने निकालना है मेन पॉइंट जो कि आपको बताएगा कि रूट किस तरह के होंगे, वो वाला पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका पॉइंट है जो आपको बताएगा कि भी किस तरह से होने। तो इसको बोलेंगे आप डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको रूट्स की नेचर बताएगा, रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक बताएगा भी किस तरह के रूट होंगे। तो किस तरह के रूट हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में इंशाल्लाह। तो भाई आपके इधर लिखा हुआ है कि वी नो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हम साथ में कंडीशन है, शर्त है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो बहरहाल जी ax स्क्वायर, तो फिर जी हमारे पास वो उसने ये भी लिखे हुए हैं कि हमारे पास जो है वो ये वाले जो है वो रूट्स आए हैं। अभी इधर प्लस माइनस का मतलब है कि एक दफ़ा आप इसे प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, किस तरह से भला, इस तरह से माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और फिर एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स थे बेसिकली। तो हमने क्या करना है, द नेचर ऑफ द रूट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास जो रूट की नेचर है वो डिपेंड करती है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, और इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और साथ में एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस। ठीक है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, ठीक है, और एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता। वैसे ही हमारे पास वेरिएबल या कांस्टेंट आपस में ऐड हो रहे होते हैं। तो भाई हमारे पास चूँकि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये भी बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, जैसे इसको आपने हल करना है और देखना है कि अभी किस तरह का ये निकला है। तो इसलिए ये डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारे पास इक्वेशन का भी और इस एक्सप्रेशन का भी। तो ये थी डेफिनेशन जो आपने याद करनी है डिस्क्रिमिनेंट की, कहाँ से कहाँ तक, कि द नेचर ऑफ द रूट, पेज नंबर 19 के ऊपर है, द नेचर ऑफ द रूट से लेके डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर उर्दू में हम देखें तो भाई जो है हमारे पास जवाबात जो हैं रूट हैं, रूट उर्दू में भी रूट ही कहेंगे, तो उसके जो जवाबात हैं वो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर जो है इन्हिसार करते हैं, और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब है भाई हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कि इसको फाइंड किस तरह से करना है, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किस तरह करना है, हाउ टू फाइंड। ठीक है जी, हाउ टू फाइंड कि किस तरह से फाइंड करेंगे अभी। तो भाई बड़ा इजी है, जहां हमने इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया था तो वहाँ अकेला बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं फाइंड आउट होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या करेंगे, जस्ट इक्वेशन आपके पास दी होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का ए पार्ट है ये। तो कह रहे हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट को लिखते किस तरह से हैं, जस्ट आप इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट DISC। ठीक है, तो भाई अब इसके अंदर पहले हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए, एक्स के साथ वाला जो भी नंबर है वो बी माइनस 7, अलामत भी देखेंगे। ठीक है, और प्लस 1 जो है वो है आपके पास सी। तो भी डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जस्ट उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लेना आपने। तो इस डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का।
अब इसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। b का स्क्वायर है तो -7 का क्या ले लेंगे जी, स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, -7 का स्क्वायर 49 और 4 टू द 8, 49 - 8 41, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया जी 41। अब भी ये 41 कैसे हैं, माशाल्लाह पॉजिटिव है हमारे पास 41, ठीक है। और हम इसके ऊपर ये इनकी क्या खासियत है, तो भाई ये रियल हैं। रियल किस तरह से होते हैं, हमारे पास वो तमाम नंबर्स रियल कहलाते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हो वो भी, ठीक है, और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो वो भी। मींस रियल के अंदर हमारे पास रैशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी, यानी जो बटे की फॉर्म में होते हैं वो भी, और जो बगैर बटे की फॉर्म में होते हैं जिन्हें बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मींस पॉइंट्स में होते हैं और चलते जाते हैं, तो वो भी हमारे पास रियल होते हैं। बेसिकली 3 एक इरेशनल नंबर है। तो रियल क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो अभी हम इसी को रियल की डेफिनेशन बताने का मकसद था कि अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें रियल बताया गया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, कि हमने जो है उसकी नेचर किस तरह से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट, ठीक है, नेचर कि उसकी अभी नेचर कैसे फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो भाई नेचर के लिए आपके पास है 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 4 तरह के आपके पास केसेस आ सकते हैं। पहला केस जो है वो ये हो सकता है कि भाई आपके पास जो b² - 4ac है वो क्या हो आपके पास ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो। अब ग्रेटर देन 0 के अंदर हमारे पास मज़ीद 2 केसेस आ सकते हैं कि हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अभी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिस तरह हमारे पास ये 4 है, ठीक है, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक, यानी हम 4 को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिख पाएँ तो उसके बोलते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन ये नंबर है 3, इस 3 को हम किसी भी नंबर की पावर 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। समझ आ गई कि हमारे पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, पहला केस। दूसरा केस भी यही है, दूसरा केस भी हमारे पास यही है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। पहले 2 केसेस जो है वो इकट्ठे ज़रा भी इधर से चलें क्योंकि सेम थे। तो भाई अभी इनके अंदर क्या वजह थी कि 2 केसेस बनाने पड़े, कि एक हो सकता है जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि 4 है और ये 3 है, हैं तो दोनों 0 से बड़े, लेकिन ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये किसी नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिस तरह 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो 36 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। लेकिन 3 हमारे पास ग्रेटर देन तो 0 है, लेकिन इसको हम किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम बोलेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट पहले, और हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है। तो भी लिखता है कि उससे पहले कि वो ये लिखे, वो लिख रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, और वो आपको रूट्स बता रहा है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है, एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac, और लिख रहा है कि वेयर a b c आर रैशनल, ठीक है, कि हमारे पास a b c जो है वो रैशनल है। तो रैशनल की हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन ऑफ जो है वो हमारे पास जो है वो रियल इधर आना था, ठीक है, कि हमारे पास क्या है भाई, रियल है। तो रियल हमारे पास क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो यानी बटे वाले भी आ जाएंगे, बगैर बटे वाले भी, ठीक है, अगर हम उर्दू में देखें तो भाई हमारे पास अब पहला पॉइंट क्या था कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, और हो भी पूरे का पूरा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए।
ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर की एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, 4 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ठीक है, इस तरह से 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो भी अगर हमारे पास वो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जवाब हमारा निकले, यानी अगर हम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था और हमारा आंसर 41 आया था, तो अगर इसकी जगह पे हमारा आंसर फ़र्ज़ करें 36 आ जाता, तो 36 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो फिर किस तरह के इसके रूट होने थे, तो भी अगर ये 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर इसके रूट जो होंगे हमारे पास वो होंगे, एक तो होंगे रैशनल और होंगे अनइक्वल, ठीक है। अब इसके रूट्स किस तरह के होंगे भी, रैशनल होंगे और अनइक्वल, ठीक है। अनइक्वल को आप मैंने ज़रा सिंबॉलिकली भी आपको राइट कर दिया ताकि आपके जो है माइंड्स के अंदर नक्श हो जाए। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा, रैशनल होगा, रैशनल का मतलब है कि आपके पास रियल का हिस्सा है रैशनल, ठीक है, रैशनल ऑटोमेटिकली रियल के अंदर होते हैं, तो होगा भी अनइक्वल। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम मज़ीद ABCD वो की हुई हैं, नेक्स्ट हम करेंगे लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह, तो आपने ये याद रखना है। तो बेसिकली होता किस तरह से है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम एग्जांपल करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। अब जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम हल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको पता था फिर हम मज़ीद उसे हल करते थे आइदर और में, लेकिन अगर हम इधर ही नहीं कर पाते थे तो हम लिखते थे बस भाई यही आंसर है। तो जब इसको हम हल कर लेते थे तो कोई ना कोई आंसर आ जाता था, फ़र्ज़ करें आंसर आ गया जनाब 4, तो फिर हम क्या करते थे, एक दफ़ा प्लस करते थे, एक दफ़ा माइनस करते थे, तो दोनों आंसर जो थे वो डिफरेंट बन जाते थे प्लस माइनस करने की वजह से, ठीक है, मींस अनइक्वल होंगे आंसर्स। और दूसरा क्या होगा, वो रैशनल होते थे। रैशनल मींस है कि उनको बटे की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता था, जब इधर से हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन फॉर्म आएगी, तो वो क्या होंगे हमारे पास, रैशनल होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर के हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो उनके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगी और ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये वाला हिस्सा जो है वो वैसे का वैसे ये वाला जो हमारे पास रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट है, वो ख़त्म ही नहीं होगा। जब ख़त्म ही नहीं होगा तो ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं हम उसको, कैलकुलेटर की मदद से हल करें। तो भी जब कैलकुलेटर की मदद से हम हल करेंगे तो फ़र्ज़ किया 3 है, 3 का हम जो है वो स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, हम वैसे भी चैप्टर नंबर 2 में आप 9 में पढ़ चुके हैं, किसी भी हमारे पास जो उसकी वो इसके अंदर हम जो है वो ऑड नंबर रख दें, प्राइम नंबर सॉरी रख दें अंडर रूट के अंदर, तो हमारे पास इर्रेशनल होता है। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या आएंगे आंसर, इर्रेशनल आएगा। ठीक है, एक तो इर्रेशनल होगा और दूसरा उसकी क्या खासियत होगी, एंड अनइक्वल। ठीक है, तो क्या होगा भाई, इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल भी अब रियल में ही होता है। ठीक है, रियल के अंदर रैशनल भी आते हैं, इर्रेशनल भी, तो लिहाजा रैशनल भी रियल कह सकते हैं और इर्रेशनल को भी रियल कह सकते हैं। तो भी रियल होगा और अनइक्वल होगा, बिल्कुल इसकी तरह से ना। तो अब आपने याद रखना है कि भाई जब परफेक्ट स्क्वायर हो तब रैशनल और अनइक्वल, और जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब इर्रेशनल और अनइक्वल। 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम बढ़ रहे हैं जी थर्ड पॉइंट की जानिब। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो भाई ये देखें, अगर 0 के इक्वल हो गए, फर्ज करें हमारे पास ये है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। अब जब ये सारे का सारे ख़त्म होके 0 हो गया, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, माइनस बी ओवर 2 है। अब जो माइनस बी ओवर 2 है, इसका कितने आंसर आएंगे, एक ही आंसर आएगा क्योंकि कोई प्लस माइनस नहीं है। तो जब एक ही आंसर आएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 आंसर होते हैं, तो लिहाजा अगर हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाता है तो हम कहते हैं भाई इसके दोनों आंसर्स ही 2 हैं।
जब दोनों आंसर जी 2 हैं तो 2 और 2 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे कि भाई अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो जो हमारा आंसर होगा वो एक तो क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है, और इक्वल होगा, ठीक है जी। और इक्वल कैसे होगा मैं अभी आपको इधर समझा चुका हूँ कि हमारे पास प्लस माइनस वाला केस बनेगा ही नहीं, एक ही आंसर आएगा जो भी आएगा, तो वो आपस में एक दूसरे के आपस में वो अपने आप के इक्वल होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है जी हमारा आज का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कि अगर हमारे पास देखें ग्रेटर हमने पढ़ लिया, ग्रेटर के अंदर 2 केस है इसलिए हमने 2 दफ़ा लिखा, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इक्वल भी पढ़ लिया। अब कौन सा केस बचता है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac कम हो 0 से, तो देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम हो, 0 से कम का मतलब होता है कि उसका जवाब जो है वो किसके अंदर आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। अब भाई नेगेटिव के अंदर आने का मतलब है कि आपके पास क्या हो गया है, इसके अंदर माइनस आ गया, ठीक है ना। देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके अंदर था, स्क्वायर रूट के अंदर ही था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर उसका जवाब ही नेगेटिव आ गया है, मीन्स नेगेटिव के 4 आ गए हैं, तो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो क्या वो रियल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं, वो तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। चैप्टर 2 9th में आप पढ़ चुके हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा उसमें इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, आयोटा 2, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आता है। तो इट मीन्स कि जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो हमारे जो आंसर होंगे वो हमारे कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। द रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स हमारे जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, और दूसरी क्या बात होगी, वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। अब भी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस तरह से होंगे, कम्प्लेक्स का तो समझ आता है भी इमेजिनरी हो गए, उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, ठीक है, क्योंकि लेस देन जीरो का मतलब होता है 0 से कम माइनस में होते हैं ना नंबर, रियल लाइन पे अगर आप देखें तो 0 फिर -1 इधर को कम होते हैं 0 से, ठीक है। तो भी इमेजिनरी की तो समझ आ गई। अब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस तरह से होते हैं, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि हमारे पास देखें 2 - 3 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट किस तरह से निकलता है, जस्ट आप ये वाला साइन चेंज करते हैं ना, ये वाला, तो क्या बनता है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो भाई हमारे पास जो आंसर होंगे वो आंसर तो सेम ही होंगे, जस्ट फ़र्क क्या होगा उनके दरमियान, एक के दरमियान प्लस लगा देंगे, एक के दरमियान माइनस लगा देंगे, बिल्कुल ना। इस तरह से देखें जब हमारे पास 2 केस बनेंगे, -b + -b स्क्वायर - 4ac डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, सिर्फ ये भी वही रहेगा, और एक दफ़ा प्लस आ जाएगा एक दफ़ा माइनस, तो हम उन्हें बोलेंगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये था जो आज का हमारा लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उम्मीद है काफ़ी चीज़ें जो आपने समझी होंगी, और अब तक के इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जो है ना आपने इसको याद करना है।